गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी चैनल। और आज से हम इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। आप लोगों ने सुना होगा कि अब से एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए 12th के बाद। तो उसमें 40 नंबर का आपका पोर्शन रहेगा लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो मैंने चूँकि पेपर एनालाइज़ किए हुए हैं 2021 के सेकंड शिफ्ट के, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपको पता हैं, शायद आपको पता नहीं है। तो हम टॉपिक के हिसाब से धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है टेंसेस का। हर बच्चे ने लाइफ में टेंसेस का जो है ना स्टडी किया होगा, शायद 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे टेंसेस जो हैं वो थोड़े अलग हैं, और अगर हम बुकिश देखें तो टेंसेस थोड़े अलग तरह से बताए गए हैं। तो हम थोड़ा सा टेंसेस को स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो चूँकि टॉपिक बहुत बेसिक है, टेंसेस, ठीक है। टेंसेस एक्चुअली क्या होते हैं? टेंसेस होते हैं आप कोई भी बात, अपनी कोई भी एक्शंस, कोई भी काम आपका जो है ना टाइम के हिसाब से जब आप बता पाओ किसी को, मतलब एक्शंस प्लस टाइम विच इज़ टेंसेस एक्चुअली। तो टाइम के हिसाब से जब आप अपने एक्शंस को डिफाइन करोगे तो हमें टेंसेस की नीड पड़ेगी। और टेंसेस को 3 डिपार्टमेंट में हमने बांट दिया है। पहला है हमारा पास्ट, दूसरा है हमारा प्रेजेंट, तीसरा है हमारा फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यही 3 टेंसेस हमारे। प्रेजेंट का मतलब है व्हाट्स गोइंग ऑन, जो भी अभी चल रहा है वो आपका हो गया प्रेजेंट एक्शन। पास्ट का मतलब होता है व्हाट इट वॉज, जो पहले था पर अब नहीं है। फ्यूचर का मतलब होगा व्हाट विल बी, जो होगा। मतलब जो पहले था दैट इज़ पास्ट, जो अभी चल रहा है दैट इज़ प्रेजेंट, और जो होगा दैट इज़ फ्यूचर। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे हम एक, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। पास्ट में अगर हम बात करें तो आई टॉट यू। फ्यूचर में अगर हम बात करें सेम सेंटेंस की तो आई विल टीच यू, ठीक है। 3 अलग अलग कैटेगरी में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। प्रेजेंट आई एम टीचिंग यू, अभी पढ़ा रहा हूँ चूँकि आपको। पास्ट आई टॉट यू, मैंने पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ पर पढ़ाया था। पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया है वो। और तीसरा आएगा आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो 3 वजह से हम लोग टेंसेस को बांट रहे हैं। पहला कि पहले कोई काम हुआ, अभी ख़त्म हो गया है, वो अभी नहीं चल रहा है, तो वो हम पास्ट में ही डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी भी चल रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट होगा, और आने वाले टाइम में चलेगा वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये छोटी सी झलक है। टेंसेस हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कैटेगरी में 3 डिपार्टमेंट में अलग अलग बट गए हैं, ठीक है। थोड़ा आगे देखेंगे इसी चीज़ को। आगे है पॉइंट, ईच टेंस हैज़ इट्स 4 पार्ट्स। हर टेंस के 4 पार्ट्स होंगे इंडिविजुअली, मतलब टोटल हमारे पास 3 टेंसेस हैं, और 3 टेंसेस में से पर टेंस मतलब इंडिविजुअल टेंस के 4 सब पार्ट्स भी होंगे। तो अगर हम पहला इसका पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट विच इज़ इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। सेकेंड अगर हम पार्ट देखें तो विच इज़ कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस। थर्ड पार्ट होगा विच इज़ परफेक्ट, एंड द लास्ट वन परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। व्हाट इज़ इंडेफिनिट एक्चुअली? इंडेफिनिट का मतलब है रूटीन एक्शंस। जो भी काम हमारे रेगुलर रूटीन में हो रहे होंगे उन्हें हम कहते हैं इंडेफिनिट। रीज़न क्या है इसका? इंडेफिनिट अपने आप में बता रहा है आपको कि उस काम की टाइमिंग जो है डेफिनेट नहीं है। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ पर आज मैं 7 बजे उठा हूँ, तो ये इंडेफिनिट हो गया। मैं रोज़ खाना खाता हूँ पर पिछले 2 दिन से भूखा हूँ, तो ये इंडेफिनिट हो गया। मैं रोज़ नहाता हूँ पर आज नहीं नहाया, तो ये भी आपका इंडेफिनिट एक्शन होगा। रूटीन एक्शंस, इनकी कोई टाइमिंग की सर्टेनिटी नहीं होगी। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव एक्शंस, कि आपने जब इन काम को देखा तो ये चलते हुए होना चाहिए,
ठीक है। प्रोग्रेसिव एक्शंस, जैसे कि बाहर हवा चल रही है, इट इज़ ब्लोइंग आउटसाइड, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, बच्चे शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस, और वो गाना सुन रही है, शी इज़ लिसनिंग म्यूज़िक और लिसनिंग सॉन्ग्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव एक्शंस। परफेक्ट का मतलब होता है जो भी काम हमारा पूरी तरह ख़त्म हो चुका हो, मतलब उसमें कुछ भी बचता नहीं हो, तो इसको हम बोलते हैं एक तरह से कंप्लीटेड एक्शंस। कंप्लीटेड एक्शंस, वो काम जो अब ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मरीज़ शायद मर गया है, द पेशेंट हैज़ डाइड, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट यू इंग्लिश। तो इसमें क्या है, कोई भी काम स्टार्ट हुआ और अब वो ख़त्म हो गया, उसमें कुछ बचता नहीं है। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इसमें परफेक्ट भी है, कॉन्टीन्यूअस भी है। इसमें क्या हुआ है कि कोई काम ख़त्म भी हो गया है थोड़ा बहुत और अभी भी चल रहा है, मतलब पास्ट से स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में टाइमिंग के साथ रनिंग में है, तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस मतलब होता है रनिंग विद टाइम। इसमें जो काम है वो आपका टाइम के साथ साथ चल रहा है, रनिंग विद टाइम। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ सारे टेंसेस। देखो, देर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है जो अभी हो रहा हो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, जो भी चल रहा होगा। पास्ट मतलब व्हाट इट वाज, जो भी था पहले पर अभी नहीं चल रहा है वो। फ्यूचर का मतलब है जो चीज़ें आने वाले टाइम में होंगी, दैट इज़ फ्यूचर। अब ये तो 3 हमारे मेन टेंसेस थे, अब इनके बात करते हैं सब पार्ट्स की। तो ईच टेंस हैज़ इट्स 4 पार्ट्स, हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है मैंने इंडेफिनिट, जिसका मतलब है रूटीन एक्शंस, ऐसे वो काम जिनके अंदर कोई टाइमिंग स्पेसिफिक नहीं दी हुई है, वो किस टाइम पे होते हैं, उनके होने में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अभी हो सकते हैं, बाद में हो सकते हैं, तो इन्हें हम इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कंटिन्यूअस, विच इज़ प्रोग्रेसिव एक्शंस। आपने काम देखा और काम चलता हुआ होना चाहिए, मतलब वो प्रोग्रेस में हो, रनिंग में हो, मतलब उसमें अभी कुछ ख़त्म ना हुआ हो, कब से चल रहा है नहीं पता, पर एट द मोमेंट वो काम रनिंग होना चाहिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, वो घर जा रहा है, ही इज़ गोइंग होम। जनरली हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस दिखाने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं इसमें, ताकि वो काम प्रोग्रेसिव लगे। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या है, कंप्लीटेड एक्शंस, जो भी काम पूरी तरह ख़त्म हो चुके हों। पूरी तरह का मतलब होता है कि आपने स्टार्ट किया, आपने काम ख़त्म कर दिया, अब काम बचता नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं परफेक्ट एक्शंस, ठीक है, और ये पूरी तरह ख़त्म हो चुके होते हैं। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या होता है, रनिंग विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, और इसी को मैं टाइम के साथ बता दूँ कि मैं आपको 1 हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ, तो 1 हफ्ते से जब पढ़ाऊँगा तो वो टाइम के साथ साथ चल रहा है और अभी भी चल रहा है, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर अ वीक। तो टाइम के साथ लगने पर, जब वो काम टाइम के साथ चल रहा है तो बन जाता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, और अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो वो सिर्फ कॉन्टीन्यूअस हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कभी नहीं होगा। शायद ये समझ में आ गया होगा अब तक आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, उनकी बात आती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, एंड द लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। ऑल राइट, इसमें आपका एक टेंस होगा प्रेजेंट, एक हो जाएगा पास्ट और एक हो जाएगा फ्यूचर, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट में इंडेफिनिट की, तो इसके पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज। प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर और एम। परफेक्ट की बात करें प्रेजेंट की, तो हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ एंड हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। पास्ट में अगर हम बात करें तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है इंडेफिनिट की डिड। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम लगाते हैं वॉज या फिर वर। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास है हैड, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है हैड बीन।
फ्यूचर की अगर हम बात करें इंडेफिनिट की तो इसमें आता है विल एंड शैल। कॉन्टिन्यूस में फ्यूचर में लगेगा आपका विल बी एंड शैल बी। पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में जो है वो आपका आएगा विल हैव, शैल हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। ठीक है, तो ये इनके हेल्पिंग वर्ब विच इज ऑक्सिलरी वर्ब। ये इन सभी टेंसेस के ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? वो वर्ब्स जो किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करते हैं। अगर इज एम आर प्लस आई एन जी लगा हुआ है तो तुरंत दिमाग में नोशंस जाते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। हैज़ हैव लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। ठीक है, अच्छा अब बात रही इनकी मेन वर्ब्स की, तो प्रेजेंट में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगती है वर्ब की आई एन जी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगती है वर्ब की आई एन जी फॉर्म। पास्ट में डिड के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अगर डिड ना हो तो सेकंड फॉर्म। ठीक है, डिड के साथ जनरली हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट है, तो जहाँ डिड लगा होगा वहाँ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और अगर डिड नहीं होता है तो हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म। वॉज वर कॉन्टिन्यूस में अगर हम देखें तो चूँकि कॉन्टिन्यूस है तो आई एन जी फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वही सेम आई एन जी फॉर्म। ठीक है, ऑल राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में लगेगा वर्ब की आई एन जी फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में लगेगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आई एन जी फॉर्म। ठीक है, अच्छा इन तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम दो वर्ड्स और लगाएंगे क्योंकि इसमें टाइम दिया होगा, वो आता है सिंस और फॉर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम सिंस और फॉर का यूज़ एक्स्ट्रा करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लिखा हुआ होता है। जैसे मानो मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग यू, और मैं 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ, अब टाइम आ गया इसमें, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर अ मंथ। तो टाइम लगने की वजह से हमने लास्ट में फॉर अ मंथ लगाया, और अगर टाइम नहीं लगता है तो हमें ये सिंस और फॉर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो सभी को क्लियर है ये चीज़? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब चूंकि हमने टेंसेस को थॉरोली बहुत दिनों से पढ़ा हुआ है, मतलब 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 12th तक आपने टेंसेस पढ़े हुए हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, टेंसेस का यूज़ नहीं पता हमें ये नहीं पता कि टेंसेस हमारे वीक क्यों हैं। मतलब सही बात कहनी हो, सही चीज़ लिखनी हो तो जनरली टेंसेस की गलतियाँ जो है ना हो जाती हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा इनके साथ फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं है, इनकी फ्रिक्वेंसी नहीं है हमारे साथ, हमें नहीं पता हमने लास्ट टाइम कब टेंसेस का यूज़ किया था। रेगुलर डे टू डे लाइफ में जितने भी लोग अंग्रेजी बोलते या लिखते होंगे उनको टेंसेस की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। रीज़न कि जब हम बात करते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि हम मैसेज को कन्वे कर दें, तरीका चाहे कोई भी हो, लेकिन वही अगर हम फॉर्मली उसको लिखते हैं तो हमारे टेंसेस का एप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेंसेस की मिस्टेक हो गई तो आपकी कोई भी बात किसी भी तरीके से वो मैसेज वैसे नहीं कन्वे कर पाएगी जिस तरह से आप चाहते थे। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ शॉर्टकट्स बनाए हैं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन आएंगे टेंसेस के, तो या तो आएंगे एरर स्पॉटिंग के बेसिस पे या आएंगे ये ब्लैंक्स के बेसिस पे। अगर ये एरर स्पॉटिंग के बेसिस पे आए तो इसमें से एरर निकालना मुश्किल रहेगा, बिकॉज आप थ्योरेटिकली पढ़े हो पर आपने टेक्निकली उसको स्ट्रांगली बनाया। और ब्लैंक में आ गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो ब्लैंक में इट इज़ नॉट ट्रांसलेशन। कई बच्चों को ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से आते हैं टेंसेस के, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ तो वो बोल देंगे आई टीच, वो जा रही है शी इज़ गोइंग, लेकिन जब यही बात इंग्लिश में पूछी जाती है तो हमें ट्रांसलेशन जो है ना वो प्रॉब्लम देता है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन जैसे नहीं हो पाएंगे हमारे से। तो अब इनके हम थोड़े से पॉइंट्स की बात करते हैं। टेंसेस के कुछ शॉर्ट कीज़ हैं इनकी जो कि हमें हेल्प करेंगी टेंसेस को समझने के लिए, चाहे नॉलेज हमारी थोड़ी कम है। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे मैंने V1 लिख के आगे भी V1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में स्टार्ट हो रहा है तो आगे भी वो प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। यहाँ पे ना तो पास्ट आएगा और फ्यूचर जो है वो आप लगा सकते हो।
ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो whenever he comes to meet me, वो जब भी मुझसे मिलने आता है, he always brings me chocolates। ठीक है, देखो एक सेंटेंस लिखा है मैंने जिसके अंदर मैंने दो वर्ब लगाई हुई हैं। पहली है comes, दूसरी है brings। चूंकि हमारा सेंटेंस whenever से स्टार्ट हुआ है तो whenever he comes to meet me, वो जब भी मुझे मिलने आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ। आगे देखो he always brings me chocolates, और वो मेरे लिए क्या लाता है, चॉकलेट्स लाता है। तो ये वाली वर्ब जो है ये भी देखो प्रेजेंट में ही रही आपकी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ब्रिंग की जगह ब्रॉट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रॉट इसके साथ यूज़ हम नहीं कर सकते। कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट में स्टार्ट होगा अगर आगे जा रहा है तो वो प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। प्रेजेंट से स्टार्ट हुआ सेंटेंस आगे फ्यूचर में जा सकता है पर पास्ट में कभी नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट है और इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है अगर वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो आगे भी वो पास्ट में ही रहेगा। इन केस कोई भी सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है तो वो आगे भी पास्ट में ही होना चाहिए। जैसे कि एज ही केम वी स्टार्टेड प्लेइंग, वो जैसे ही आया हमने खेलना शुरू कर दिया। तो एज ही केम देखो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी स्टार्टेड प्लेइंग अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दोनों ही सेम टेंस हैं। दूसरा देखते हैं, he arrived here and left for मुंबई, वो यहाँ आया और मुंबई के लिए निकल गया। तो पहला अराइव्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन लेफ्ट अगेन पास्ट। ठीक है, तो जब आप पास्ट में स्टार्ट कर रहे हो सेंटेंस को तो आपको वो सेंटेंस आगे भी पास्ट में रखना है। प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में स्टार्ट हुआ तो पास्ट में रहेगा। यहाँ पे आप फ्यूचर नहीं लगा सकते, ठीक है, और ना ही प्रेजेंट लगा सकते हो क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ। जैसे कि संडे की सुबह ऑन संडे मॉर्निंग आई वोक अप लेट, मैं देर से उठा एंड गॉट फ्रेशन अप, और फ्रेशन अप हुआ। देन आई लेफ्ट फॉर अकेडमी, मैं अकेडमी चला गया। आई टॉट द होल डे, मैंने पूरे दिन पढ़ाया। इन आफ्टरनून आई हैड फ्री टाइम, दिन में मेरे पास कोई फ्री टाइम था। इन विच आई हैड लंच, मैंने खाना खाया। लेट इवनिंग 7:30 आई गॉट फ्री, मैं फ्री हो गया। देन आई वेंट बैक टू माई होम, और मैं घर वापस चला गया। तो मैंने पास्ट में स्टार्ट किया और मैंने पास्ट पे उसको ख़त्म किया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका ये। टेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, टेंसेस बहुत सारी जगह आपके काम आते हैं। टेंसेस अच्छे होंगे तो एक्टिव पैसिव वॉइस कर पाओगे आप, टेंसेस अच्छे होंगे तो नरेशन कर पाओगे आप, टेंसेस अच्छे होंगे तो स्टेटमेंट्स पढ़ पाओगे मैथ्स और रीजनिंग की, टेंसेस अच्छे होंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा क्वेश्चन कर पाओगे आप। तो टेंसेस एक मतलब बेस है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है और बीच में आपको देखने को मिला टू, तो उसके बाद वाली जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। कहने का मतलब ये है सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन बीच में टू आ गया, टू के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और शायद इस रूल को हम जानते हैं इस नाम से इन्फिनिटिव। ठीक है, इसीलिए अब ये पास्ट में स्टार्ट हुआ पर टू की वजह से अगली जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी पर मीनिंग पूरा पास्ट में ही रहेगा। जैसे कि शी वॉन्टेड टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात करना चाहती थी। तो देखो पहला हमारा जो वर्ब है वो वांटेड है, पास्ट में स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन जब मैंने देखा वांटेड के बाद क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, लेकिन टू के बाद टॉक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू की वजह से आई है ये। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, आई वेंट टू सी माई ग्रैंडफादर।
आई वेंट टू सी माई ग्रैंडफादर। अब देखो पास्ट में स्टार्ट हुआ सेंटेंस, ठीक है, फिर लग गया टू और टू के बाद लगाया मैंने सी फर्स्ट फॉर्म और ये आया है टू की बदौलत। पर सेंटेंस दोनों ही पास्ट में हैं पूरे। जैसे कि शी वॉन्टेड टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात करना चाहती थी, अभी की नहीं, पास्ट की बात बता रहा हूँ। एंड आई वेंट टू सी माई ग्रैंडफादर, मैं अपने दादाजी से मिलने गया। तो वेंट पास्ट में है लेकिन टू के बाद मैंने सी लगाना है। अगर मैं यहाँ पे सॉ लगा दूँ, सीन लगा दूँ तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टॉक की जगह टॉक्ड लिख दूँ, टॉकिंग लिख दूँ तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? देखो जरा, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके साथ हम कॉम्बो करेंगे किसका? सेकेंड फॉर्म का। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ये हम यूज़ करते हैं फॉर्मर पास्ट के लिए और ये वाला यूज़ करते हैं लेटर पास्ट के लिए। कहने का मतलब क्या है? अगर आपको ऐसा पता लगता है कि आपके पास सेंटेंस में दो पास्ट आ गए हैं, एक ही सेंटेंस में दो पास्ट आ गए हैं, तो दोनों ही पास्ट में बनेंगे, लेकिन उसमें ये देखना पड़ेगा हमें कि एक अगर पहले हुआ है और दूसरा बाद में, तो एक फॉर्मर पास्ट है और एक लेटर पास्ट है। तो जो फॉर्मर पास्ट है वो आपका हेड के साथ थर्ड फॉर्म में बनाओगे आप, और जो लेटर पास्ट है वो सिर्फ सेकंड फॉर्म में बन जाएगा। अब हम एग्जांपल कैसे देख सकते हैं इसका, कि जब डॉक्टर आया या जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज मर चुका था। इसमें क्या हुआ कि मरीज पहले मर गया, तो इंग्लिश बनाएंगे हम इसकी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है, अब देखो पेशेंट जो है ना पहले एक्सपायर कर गया, तो ये हो गया फॉर्मर पास्ट। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले, ये लेटर पास्ट हुआ, तो ये आपका बन गया सिर्फ सेकंड फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको दिखते हैं दो पास्ट, तो दोनों में से अगर कोई पहले हो रहा है तो उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे विच इज़ एन पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ है वो हमारा रिसेंट पास्ट होगा और उसमें लगेगी आपकी सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और लिखूंगा, वी हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। हम दिल्ली के लिए निकल चुके थे बारिश के शुरू होने से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश शुरू हुई बाद में और हम दिल्ली पहले निकल गए, तो हमारा वाला काम पहले हुआ। तो इसीलिए हमने देखो यहाँ पे क्या लगाया है, हैड लेफ्ट, क्योंकि ये था हमारा फॉर्मर पास्ट, और बारिश जो शुरू हुई है वो ये बाद में, तो ये हमारा लेटर पास्ट था, तो ये बनेगा आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। ठीक है, नोट कर लीजिए। ऑल राइट, अब आते हैं हमारे हम फिफ्थ पॉइंट पे। उसमें क्या है कि अगर प्रेजेंट में आपको दिखाना है फ्यूचर, अगर आप प्रेजेंट में फ्यूचर की बात करते हो, प्रेजेंट में अगर आप फ्यूचर की बात करते हो, तो प्रेजेंट दिखाने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर दिखाने के लिए ऑप्शन बनेगा हमारा विल या फिर शैल, और इसके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखो, जैसे हम प्रेजेंट में कोई बात कर रहे हैं और बात करते हुए मुझे अपना सेंटेंस जो है फ्यूचर में लेके जाना है, तो प्रेजेंट में तो मैं हूँ ना, और फ्यूचर में बात कर रहा हूँ, तो जब भी आप प्रेजेंट में फ्यूचर को डिफाइन करोगे आपको विल और शैल लगाना पड़ेगा। जैसे कि शी थिंक्स शी विल मैनेज, उसे लगता है कि वो मैनेज कर लेगी। देखो थिंक्स
और दूसरा विल मैनेज। ठीक है, अगला है आई हैव डिसाइडेड दैट। अब आई हैव डिसाइडेड वर्ड ये वाला, ये भी प्रेजेंट ही है पर टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, है तो प्रेजेंट। आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल नेवर ड्राइव फास्ट। मैंने ये तय किया है कि मैं कभी तेज़ गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तो देखो विल लगा है और विल के साथ लगा है ड्राइव। ठीक है, ये आपका फ्यूचर। ठीक है, तो अगर आप प्रेजेंट में फ्यूचर को डिफाइन करते हो तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा विल शैल, और आपका जो इनिशियल सेंटेंस है वो आपका होगा प्रेजेंट में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इट वॉज। ठीक है, ये शॉर्टकट्स हैं थोड़े से ना, इसमें आपको ज़्यादा थ्योरी, ज़्यादा नॉलेज उनके बारे में पढ़ना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट आपको ये फॉलो करने हैं। अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो ये शॉर्ट ट्रिक्स किसी काम के नहीं है। आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसको फॉलो करने के बाद आपके सेंटेंसेस जो हैं टेंसेस के बिहाफ पर गलत नहीं होंगे। आगे आ जाओ सिक्स्थ पॉइंट पे। अब अगर आपको दिखाना है पास्ट में फ्यूचर, अगर आपको पास्ट में फ्यूचर दिखाना है, और पास्ट कैसे दिखाते हो? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से। फ्यूचर दिखाने के लिए अब आपको लगाना पड़ेगा वुड, और वुड के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, जब आपने प्रेजेंट में फ्यूचर दिखाया तो विल लगा, क्योंकि विल हमारा फ्यूचर को डिफाइन करता है। जब आपने सेंटेंस स्टार्ट किया पास्ट में, अब भी आपको फ्यूचर दिखाना है, तो फ्यूचर जो है वो विल और शैल दिखाते हैं, लेकिन आपका सेंटेंस तो पास्ट में है, तो बस आपको विल को उठा के पास्ट में कर देना है, और विल का पास्ट जो होता है वो होता है वुड, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब जब हमने विल को पास्ट में किया वुड, तो बेटा एक ही वर्ब को हम पास्ट में कर सकते हैं, अगली वर्ब जो लगी हुई है फर्स्ट फॉर्म उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि he thought that he would lose the game। उसको ऐसे लगा, थॉट पास्ट में है, कि वो गेम हार जाएगा, और यहाँ पर हमने लगाया वुड लूज फ्यूचर दिखाने के लिए। अगर हम यहाँ पे कर दें विल लूज तो ये हो जाएगा गलत, हमें लगाना पड़ेगा सिर्फ वुड लूज। अगला है शी टोल्ड मी दैट शी वुड लुक इनटू द मैटर। उसने हमें कहा कि वो इस मामले की जांच करेगी। तो शी टोल्ड से पता लग गया कि सेंटेंस जो है पास्ट में है, और आगे देखो लिखा हुआ है वुड लुक इनटू, ये आपका हो गया फ्यूचर, लेकिन ये है तो पास्ट में ना, इसीलिए विल लुक इनटू की जगह वुड लुक इनटू आएगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखो जरा, कहने का मतलब है, दोबारा समझा देता हूँ। देखो, अगर आप प्रेजेंट से फ्यूचर बनाते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट से स्टार्ट करो, और आप आगे विल और शैल लगा के अपना फ्यूचर बता सकते हो। लेकिन अगर आपने सेंटेंस ही पास्ट में स्टार्ट किया और आगे फ्यूचर की कोई बात करनी है, तो पास्ट में जब फ्यूचर बोलना होता है वी कॉल इट फ्यूचर पास्ट, और इसके लिए लगता है विल की जगह वुड, और वुड के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये पैटर्न हुआ उसका। 6 पॉइंट। सेवंथ देखो, इफ लगा हो, हैड लगा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, इसके साथ सेंटेंस हमें जोड़ना पड़ेगा कौन सा? वुड के बाद हैव एंड थर्ड फॉर्म। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे ना, इसको हम कंडीशनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल, और ये थर्ड कंडीशनल है। ठीक है, इस पे काफ़ी सारे सवाल पेपर में बनते हैं। इफ़ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, उसके साथ आएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा ये देखो ज़रा ध्यान से।
सेंटेंस थोड़ा बड़ा सा लिखूंगा इस वक्त। द माइटी रॉक would have caused an explosion measured in megatons and wiped out the city if it had hit अर्थ। ठीक है, सेंटेंस जरा ध्यान से देखो। द माइटी रॉक वुड हैव कॉज्ड एन एक्सप्लोजन। माइटी रॉक मतलब कोई पत्थर है बहुत बड़े आकार में, वुड हैव कॉज्ड पैदा कर सकता था, एन एक्सप्लोजन एक धमाका, मेजर्ड इन मेगाटन्स बड़े स्केल पर, एंड वाइप्ड आउट विच मीन्स डिस्ट्रक्ट या डिवास्टेट, तबाह कर देता सारे शहर को अगर वो पत्थर टकराता ज़मीन से तो। इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सिर्फ एक कंडीशन थी कि अगर वो पत्थर बड़ा सा ज़मीन से टकराता तो पूरे शहर को तबाह कर सकता था और एक बड़े लेवल पर धमाका पैदा कर सकता था। अब इसमें मैं गौर करने वाली बात क्या है, ये देखो वुड हैव कॉज लिखा हुआ है, ये तो हो गया ये पोर्शन आपका। अगर ये सेंटेंस में आया है तो ये वाला पोर्शन भी आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे देखा इफ़ के साथ हैड और हैड के बाद हिट। यहाँ जो है इफ़ है वो हो गया, उसके साथ मैंने देखा हैड लगा हुआ है और उसके साथ लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो हिट है ये तीनों फॉर्म में हिट ही रहता है, हिट हिट हिट। तो देखो यही पैटर्न यूज़ हो रहा है यहाँ पे, इफ़ हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर ये आएगा तो इसका आना ज़रूरी है और ये आएगा तो इसका आना ज़रूरी है, कभी भी ये एक दूसरे के बिना नहीं आ सकते। ये बहुत ज़रूरी रूल है, इस पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा पेपर में। ठीक है, ये आप नोट कर लो। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल और लिखवा देता हूँ, ध्यान से देखें। He would not have invested his money if you had guided him earlier। ठीक है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता अगर तुम उसको गाइड कर देते पहले। तो देखो वुड लग गया, वुड के साथ लग गया हैव और हैव के साथ लग गया थर्ड फॉर्म। ये तो हो गया एक पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन क्या है, इफ़ के साथ हैड और उसके साथ गाइडेड। ठीक है, तो वही रूल है कि अगर आपने देखा इफ़ लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो आगे वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, पर ये इंटरचेंजेबल है, ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी जा सकता है। ठीक है, हाँ ऐसे रख लो याद इसको। अगर तुम उसे पहले बता देते तो वो अपना पैसा जो है इन्वेस्ट नहीं करता। सेवन रूल्स हो गए। आगे देखेंगे हम एट्थ रूल, इज एम आर, साथ में लगा हुआ है वो आपकी आईएनजी फॉर्म। इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव। अगर प्रेजेंट में कुछ भी चल रहा है और उस चलते हुए काम को कोई इंटरप्ट करता है तो वो इंटरप्शन प्रेजेंट में ही होगा। जैसे कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड सो वी कांट लीव। देखो बाहर बारिश हो रही है इसलिए हम
जा नहीं सकते। तो एक तरफ आपका इज एम आर आई एन जी फॉर्म, एक तरफ आपका फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वी या यू कैन कॉल मी नाउ एज आई एम डूइंग नथिंग। तुम अभी मुझे कॉल कर सकते हो क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो यू कैन कॉल मी, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो आई एम डूइंग नथिंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, टेंस वही रहेगा आपका। अगर कोई भी काम प्रेजेंट में चल रहा है विच इज़ इन प्रोग्रेस और उसके बीच में ही कोई और काम होना है तो वो हम करेंगे प्रेजेंट से ही। जैसे कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। आई कैन नॉट टॉक टू यू एज आई एम स्टडिंग, तो आई एम स्टडिंग, इसके बीच में तुम चाहते हो मैं तुमसे बात करूँ पर वो पॉसिबल नहीं है, तो आई एम स्टडिंग, आई कैन नॉट टॉक टू यू। वो सो रहे हैं तो आपसे बात नहीं कर सकते, ही कैन नॉट टॉक टू यू एज ही इज़ स्लीपिंग। तो अगर प्रोग्रेस में कोई काम चल रहा है तो उसका इंटरप्शन जो है प्रेजेंट में ही रहेगा क्योंकि वो प्रेजेंट में ही काम चल रहा था। देखो ज़रा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9th पॉइंट। ये बस पास्ट में चला जाएगा, वॉज वर प्लस में आपको लगाना है आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब हुआ पास्ट प्रोग्रेसिव। और अब इसको कोई इंटरप्ट करेगा, वो इंटरप्ट करेगा किस में, पास्ट में, और इंटरप्शन दिखाएगा कौन, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि someone knocked at the door while we were having food। देखो someone knocked, ये तो हो गया आपका पास्ट। while we were having dinner, ये हो गया आपका पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, जब हम खाना खा रहे थे तो किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, तो दरवाज़ा नॉक किया दैट वाज इंटरप्शन। हम खाना खा रहे थे तब, तो प्रोग्रेस में था। तो वाइल वी वर हैविंग फूड समवन नॉक्ड एट द डोर, तो समवन नॉक्ड लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आएगा वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म। देखो एक बार, एक एग्जाम्पल मैं और बता दूंगा इसका। We were getting ready for office when she called। जब उसने बुलाया या जब उसने फ़ोन किया तो हम ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। तो when she called, देखो पास्ट है। We were getting ready, तो ये हो गया आपका पास्ट प्रोग्रेसिव। एक तरफ वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म, तो एक तरफ सिर्फ सेकंड फॉर्म जो उसका इंटरप्शन शो करेगी। नोट इट डाउन। ओके, लास्ट देख लेते हैं 10th पॉइंट। इसमें है इफ लिखा हो, एज इफ लिखा हो, या फिर आई विश लिखा हो। इन सभी के साथ जाती है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर मैं वॉज वर में से चूज़ करूं तो मैं वर लगाऊंगा, इनमें वॉज नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे सेंटेंस जो हैं बनेंगे वो होंगे इमेजिनरी।
नॉट रियल, नॉट रियल। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, आई वुड रूल ओवर द किंगडम। अगर मैं राजा होता तो राज्य पर राज करता। देखो, सबसे पहले तो आपने इफ़ लगाया, सब्जेक्ट क्या है आई, लेकिन आपने इफ़ के लिए क्या लगाया यहाँ पे, वर, क्योंकि इमेजिनरी है। अगर मैं राजा होता तो ऑब्वियसली राजा तो मैं पीछे जाके बनूंगा। जब भी आप कल्पना करते हो तो पास में जाके अमेंड करते हो चीज़ों को। अगर मैं राजा होता, पर अभी तो लड़का हूँ, तो इफ़ आई वर अ किंग आएगा उसमें। अब चूंकि पास्ट में स्टार्ट किया है तो आगे भी क्या लगा है बेटा, फ्यूचर पास्ट, वुड, विल नहीं लग सकता। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते, आई वुड फ्लाई हाई, तो मैं ऊंचा उड़ता। तो देखो, पहले आपने हैड लगाया क्योंकि इफ़ लगा हुआ था, पास्ट फॉर्म लगानी है, फिर आपने लगाया वुड क्योंकि वो पास्ट के साथ फ्यूचर को अटैच कर रहे हो आप। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई हाई। नोट कर लीजिए, अभी मैंने एक वर्ड का बताया, सिर्फ इफ़ का। अगर ऐसे 3 वर्ड्स आएँ, इफ़, एज इफ़ या आई विश, तो तीनों के तीनों इमेजिनरी सेंटेंस बनाते हैं, नॉट रियल। और इस कंडीशन में इनके साथ लगानी पड़ती है सेकंड फॉर्म, वॉज वर में से लगाना पड़ेगा वर, बाकी सबकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी। नोट करें, मैं एक एग्जांपल आपको मेन वर्ब का भी बता देता हूँ कि मेन वर्ब लगानी होगी तो कैसे होगा पॉसिबल। जैसे कि अगर मुझे उसका नाम पता होता, इफ़ आई न्यू हर नेम आई वुड कॉन्टेक्ट हर। अगर मुझे उसका नाम पता होता, देखो इफ़ लगा हुआ है, इसलिए मैंने क्या लगाया, न्यू, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आगे लगाया वुड। अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं उसको कांटेक्ट करता, इसका मतलब मुझे पता नहीं था। अगर होता तो ये इमेजिनरी है, इसीलिए मैंने इफ़ आई न्यू लिखा। इफ़ आई नो कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बारी दूसरे वर्ड्स की। देखो, वो मुझे ऐसे डांट रही थी कि मानो मेरी माँ हो। शी वॉज स्कोल्डिंग मी एज इफ शी वर माई मदर। वो मुझे ऐसे डांट रही थी, शी वॉज स्कोल्डिंग मी एज इफ शी वर माई मदर। अब एज इफ लग गया, इसीलिए शी के बाद मैंने क्या लगाया, वर लगाया। ठीक है, क्योंकि रियल नहीं है, ये सिर्फ कल्पना ही है, तो शी वॉज की जगह शी वर लगेगा यहाँ पे। और अगर मैं एक सेंटेंस और बोलूँ, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। कहने का मतलब क्या है, वो ऐसे चलता है कि मानो जमीन जो है उसकी है। तो एज इफ लगा, इसलिए हमने क्या लगाया, बिलोंग्ड, ना कि बिलोंग्स, क्योंकि एज इफ के बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, ना कि फर्स्ट फॉर्म। लिखो इसको, शी वॉज स्कोल्डिंग मी, वो मुझे डांट रही थी, एज इफ मानो कि वो मेरी माँ हो, शी वर। और ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम, वो ऐसे चलता है मानो ये ज़मीन उसकी हो। लिख लीजिए, ओके। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है आई विश। एग्जाम्पल के तौर पे, आई विश आई न्यू हर नेम। काश मैं उसका नाम जानता, तो आई विश लगाया, इसीलिए लगाया न्यू। या ही
दे विश दे हैड विंग्स। उनका ऐसा मानना है कि उनके पंख होते, तो दे विश लगा दिया, इसीलिए हमने क्या लगाया, दे हैड विंग्स। इसमें भी आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होनी है, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गए आपके शॉर्टकट्स टेंसेस को लेके। ठीक है, अब शॉर्टकट तो आ गए, पर इस शॉर्टकट काम कैसे करेंगे उसका भी एक रूल है कि एग्जाम्पल्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे काम करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आफ्टर शीतल विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, I will go to meet her. I will go to meet her. एक सेंटेंस है कि आफ्टर शीतल विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, जब शीतल दिल्ली से वापस आ जाएगी तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। इसमें आपका ये जो आफ्टर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, ये कंडीशनल क्लॉज है कि शीतल जब दिल्ली से वापस आएगी तब मैं मिलने जाऊंगा। ये आपका हो गया मेन क्लॉज, तो ये मेन हो गया। अब इसमें देखो लगा हुआ है विल गो, तो किसी भी सेंटेंस के अंदर दो बार आप अगर विल देखें या शैल देखें तो ये ग्रामर के तौर पे ना अलाउड नहीं है। आप एक सेंटेंस में दो बार विल या शैल का प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार विल और शैल लगाएंगे और एक बार आपको लगाना पड़ेगा सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये मेन क्लॉज है, इसका तो फ्यूचर अलाउड है हमें, भाई मैं उससे मिलने जाऊंगा जब वो दिल्ली से वापस आ जाएगी, ये कंडीशनल है। तो आफ्टर शीतल विल रिटर्न की जगह आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ रिटर्न्स, तब ठीक होगा ये। आफ्टर शीतल रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर। दो बार विल, दो बार शैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें मेन काम क्या है कि मैं उससे मिलने जाऊंगा, ये मेरा मेन है, तो आई विल गो टू मीट हर सेम रखो। जब वो दिल्ली से वापस आ जाएगी आफ्टर शीतल रिटर्न्स, उधर आपको विल और रिटर्न का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2, आई यूज टू वर्क। आई यूज टू वर्क till 11 PM, till 11 PM, and then I go to bed, and then I go to bed। ठीक है, सेंटेंस समझो पहले। आई यूज टू, ये यूज टू जो है ये दिखा रहा है हमारा पास्ट। मैं काम किया करता था 11 बजे तक, मैं 11 बजे तक काम किया करता था और उसके बाद मैं जाता था सोने। तो जब ये पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, प्रेजेंट, जो कि अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा पास्ट वेंट, क्योंकि मैंने समझाया था ना, अगर पास्ट में स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो आगे पास्ट में ही जाएगा। सो आई यूज टू गो टू वर्क, या आई यूज टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई वेंट, ना कि गो, क्योंकि पास्ट ही पास्ट को आगे प्रमोट करेगा। पास्ट के साथ प्रेजेंट का यूज जो है ना हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, थर्ड सेंटेंस है, माई यंगर ब्रदर हैज़ लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे, लास्ट
सैटरडे, ठीक है। मेरा जो छोटा भाई है वो भोपाल के लिए चला गया है, निकल गया है। कब निकला है? लास्ट सैटरडे को। अब प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं। लास्ट डे लिखा हो, लास्ट वीक लिखा हो, लास्ट मंथ लिखा हो, लास्ट ईयर लिखा हो, इनमें से कोई भी वर्ड हो तो इनके साथ हम लिख सकते हैं सिर्फ पास्ट का इंडेफिनिट, विच मीन्स या तो आप डिड लगाओ या आप लगाओ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और यहाँ इसने लगा दिया है हैज़, जो कि डिनोट करता है किसको? प्रेजेंट को। तो ये गलत हो गया, आप इसको पूरा हटा दें, लेफ्ट ठीक रहेगा। माई यंगर ब्रदर लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे, क्योंकि पास्ट में लास्ट के जितने भी वर्ड्स हैं सभी के साथ सिर्फ सेकेंड फॉर्म ही अलाउड है। नोट कर लें, नोट कर लें। माई यंगर ब्रदर लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे, इसमें हैज़ का कोई काम नहीं है, क्योंकि लास्ट वाली कैटेगरी में सिर्फ हम लगा सकते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, फोर्थ वन। द जज आस्क द लेडी The judge asked the lady if the bag she had lost, if the bag she had lost, if the bag she had lost contained 10,000 rupees, contain 1,000 rupees, ठीक है। जज ने लेडी से पूछा कि जो उसका बैग खोया था क्या उसमें 10,000 रुपये थे? तो द जज आस्क्ड, यहीं से पता लगा हमें कि सेंटेंस हमारा जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ है। द लेडी इफ़ द बैग शी हैड लॉस्ट, ये बैग उसने पहले खो दिया था, बाद में कंप्लेंट कराई होगी, तो ये भी देखो अगेन पास्ट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। कंटेन, ये वर्ब लगा दी उसने प्रेजेंट में, पर प्रेजेंट में तो आएगा ही नहीं क्योंकि डबल पास्ट है, तो थर्ड वर्ब भी पास्ट में आएगी, तो इसको पूरी वर्ब को काट के आपको लिखना पड़ेगा कंटेन्ड, क्योंकि वो पास्ट में है। द जज आस्क्ड द लेडी इफ द बैग शी हैड लॉस्ट कंटेन्ड, क्योंकि वो पास्ट में ही रहना चाहिए सेंटेंस, प्रेजेंट में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे दो सेंटेंसेस ऑलरेडी पास्ट में चले हुए हैं। देखो जरा, ठीक है क्लास। तो छोटी सी कोशिश, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ब्लैंक में आ सकता है या शायद एरर स्पॉट में आएगा, पर अगर मेरे बताए हुए रूल्स को आप ढंग से पढ़ोगे, ठीक है ना, तो ये बिना थ्योरी के, बिना किसी एक्सटर्नल नॉलेज के आप उन्हीं रूल से सारे सेंटेंसेस ठीक कर रहे हो, देखो आपके सामने, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और शायद हम टेंसेस को ही आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है क्लास। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।